नाज़रीन किराम, RNA में आपका खैर मकदम। मैं आपका दोस्त वसीम कादरी। हम अभी आए हैं खानाबल की हाउसिंग कॉलोनी में, जहां पर हमारे साथ अभी रूबरू हैं डॉक्टर बशीर अहमद वेरी साहब, जो कि कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं JKNC, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो सर, आपका खैर मकदम हमारी चैनल में हमसे जुड़ने के लिए आपका खैर मकदम सर। तो सर, जानना चाहेंगे कि रिसेंटली आपकी जो पार्टी ने एक कामयाबी पाई है कारगिल के अंदर, तो कितना कुछ कॉन्फिडेंट है आप और क्या कुछ कहना है आपका उस बारे में? वो तो सीधी सी बात है, रिजल्ट बताते हैं। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देखने होते हैं। 26 सीट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग 12 सीटों पे कामयाबी हासिल की और हमारे जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, उन्होंने 10 सीटों। तो 26 में से 22 सीटों पे हमारी जीत हुई वहाँ पे। ये खुद मैसेज है कि जम्मू कश्मीर का जो विभाजन किया गया इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली 2019 में 5 अगस्त को, और लद्दाख को हमसे अलग किया गया, ये बता के पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि वहाँ के लोगों की यही चाहत थी और वहाँ के लोग अलग यूनियन टेरिटरी की डिमांड करते थे। और ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से तंग आ चुके थे। तो इसलिए हमने फैसला लिया। 370 का भी उन्होंने इसी तरह जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। जो भी इन्होंने उस वक्त फैसला लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों के मंशा के खिलाफ है, जिसका कल इन्होंने मुजाहरा देखा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल ने इनको जवाब दिया कि आपका जो फैसला था वो गैर आईनी तो था ही था, गैर कानूनी भी था, लेकिन लोगों के मंशा के बिल्कुल खिलाफ था, और जिस वजह से ये वहाँ पे पूरी तरह से खदेड़े गए। और ये तो अपनी जगह एक जवाब है। तो कल RNA में बात की थी, जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, जो UT के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी ने बात की थी हमारे साथ। उनका ये कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी है इन इलेक्शनों को कुछ और नजरिए से देखती है। उनका कहना था कि 7 सीटों पर हमारी जो पकड़ थी वो 2 नंबर पे थी, 2nd नंबर पे रही। और तो भारतीय जनता पार्टी के जो UT के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, कल RNA में उनका कहना था कि 7 सीटों पर हम लोगों ने 2nd पोजीशन हासिल की और हमारी एक ही सीट थी। इससे पहले वहां पर बोलबाला NC और कांग्रेस का ही रहता था, तो हमने 2 सीटों पर अपनी पकड़ जमाई। तो वो उनका कहना था कि हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे बड़ी मिसालें आती हैं, कश्मीरी में भी एक मिसाल, लेकिन वो बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा हैवी डोज होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शेमलेसनेस जिसको हम कहेंगे ना, उसकी आखिरी आदत। अब आप उसके बाद काउंट करते हैं, यहाँ पे ये गिरा, वहाँ पे वो गिरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा। चिड़िया चुग गई खेत। अब आप कुछ भी कहें, कैसे किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करें। आप तो ये तो कह रहे थे ना आप लोग, भाजपा वाले, रविंद्र रैना जी वाले, कि लोग खुश है। लोगों ने 70 सालों से यहाँ पे सप्रेशन देखा था, आज हमने फैसला दिया और लोग खुश हैं। तो वो जवाब, वो थप्पड़ पड़ा ना अब आप कुछ भी कह सकते हैं। इनकी आदत है। कर्नाटका में हारे, वहाँ पे गए अमित मालवीय साहब, आप देखिए क्या क्या लिखते हैं। अभी उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया था तो उन्होंने नुक्ते निकालने शुरू किए थे। यहाँ पे वो है जी, वहाँ पे वो हुआ, वहाँ बारिश हुई। सिद्धरामैया, वो जो इनकी सरकार थी, जो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, उनको भी हलफ लिया नहीं था, उस भी बारिश हुई, बारिश से कोई ड्रेनेज चौक हुई, तो वो भी ट्विटर पे लाया, देखो ये भी कांग्रेस सरकार आई नहीं, यहाँ पे ड्रेनेज चौक। अरे भाई साहब, आप तो 5 साल तो आपकी सरकार थी। तो इनका तरीका है, झूठ को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है, वो उसको सच समझने लगती है। तो वही रविंद्र रैना जी वही करते हैं। तो डॉक्टर साहब, और जानना चाहेंगे और जानकारी आपसे लेंगे, जो गुपकार अलायंस का कल एक पीसफुल प्रोटेस्ट रहा,
तो उसमें कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नजर नहीं आए और डॉक्टर जो महबूबा मुफ्ती जी हैं वो नजर नहीं आई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो इसमें शामिल नहीं हुए, हालांकि उनका ही एक अनाउंसमेंट था कि ये जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो वो दोनों वहां पर शामिल नहीं हुए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप चाहें मैं आपको फोन पे भी बात करा सकता हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बीमार हो गए और वो काफ़ी ट्रेवल किए लास्ट वीक में। जब जम्मू से बाय रोड आए, रात को वो पत्नी टॉप में रुके, वो दवाइयों पे है, उनको डॉक्टर ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद वो सुनते नहीं हैं। ट्रैवल किया उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई। आज सुबह मैंने फ़ोन किया उनकी तबीयत दरियाफ्त करने के लिए, तो अभी भी वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से फारूक साहब वहाँ नहीं जा सके। अब महबूबा जी क्यों नहीं गई तो उसका मुझे नहीं पता है, वो क्यों नहीं गई। लेकिन हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तबीयत खराब होने की वजह से आज भी वो अंदर ही है, बीमार है, तो इसलिए वो नहीं जा सके, अदरवाइज वो ज़रूर जाते। और हमारी पार्टी वहाँ पे थी, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं जम्मू प्रोविंस के, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे थे, वहाँ के जो रतन लाल गुप्ता साहब हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, यूथ के पूरे लोग थे, हमारी पूरी जितनी भी वहाँ की क़यादत है, तो वो सब वहाँ धरने पे बैठे थे। तो डॉक्टर साहब, कल आरएनए में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी का ये कहना था कि जो ये बुक्कार अलायंस का जो ये प्रोटेस्ट था ये कंप्लीटली एक फेलियर साबित हुआ। तो उनका ये कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर में भी फेल साबित हुआ और जम्मू में भी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो वो कहते हैं ना, उनको कहिए इलेक्शन कराए, उनको बोलो इलेक्शन कराओ तो सब पानी का पानी, दूध का दूध, सब हो जाएगा। अगर फेल है ये तो नेचुरली ये लोग जीत जाएंगे, तो इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझ जाएंगे। जैसे करगिल में आज लोग समझ रहे हैं, करगिल में हमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहने सुनने की इनको जरूरत है। इनको अब तरीके बनाने पड़ते, नहीं ये गिलास उल्टा था, नहीं तो पानी इतना रहता था, ये पलट गया था तो पानी गिर गया था, पानी इतना होता तो इतना हम बोलते थे, नहीं इतना ये हाफ फुल गिलास है। ये इनको सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा है, अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं। आज तक दुनिया को कह रहे थे, ये इनके लीडर कह रहे थे कि यहाँ 35,000 पंच और सरपंच काम कर रहे हैं, अब वहाँ ज़रूरत क्या है? अब उनका इलेक्शन हो गया, क्यों उन्होंने वो पोस्टपोन किया? म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो रहे थे यहाँ पे, क्यों पोस्टपोन किए? इन्हीं की रिजीम थी 2014 में, आपको याद होगा कि कितनी बड़ी तबाही हुई जम्मू कश्मीर में, सैलाब। उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने मोदी जी और इसकी सरकार, जो पहला इनका दौर था, नहीं जी हमें एक दिन इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी का कत्ल है। तब जब डेमोक्रेसी का कत्ल था, आज क्यों नहीं है? चलो आप असेंबली के इलेक्शन से तो डरते हैं, हम समझते हैं, लेकिन भैया ये तो नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हो रहे थे, पंचायत के इलेक्शन, ये क्यों आपने पोस्टपोन किया? आज तो म्यूनसिपैलिटी का मियाद खत्म हो गया, ये क्यों पोस्टपोन किया? आपको याद होगा बुरहान वानी के बाद यहाँ पे हालात कितने खराब हुए। जो बाय इलेक्शन हुआ, तारिक हमीद करा ने रिजाइन किया था, आपको याद होगा श्रीनगर में उन्होंने गोलियों में इलेक्शन किया, गोलियों में इलेक्शन कंडक्ट कराया। अनंतनाग में और कई एनकाउंटर्स चल रहे थे, कई सारे नौजवान पत्थर मार रहे थे उस एनकाउंटर में, और उस वक्त के जो बिपिन रावत थे उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, जो भी पत्थर मारेगा हम गोली मार देंगे, और मारे उन्होंने, 7 नौजवान पत्थर मारे भी गए थे, लेकिन इलेक्शन नहीं रोक पाए। आज क्यों रोक रहे हैं इलेक्शन? रविंद्र रैना जी से जरा ये पूछें, अगर उस वक्त आप इलेक्शन, इतनी कंटीजेंसी थी और इतना इमरजेंसी थी उस वक्त, आज क्या बात? आज तो आप एक तरफ से G20 करा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं तो यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए, जैसे उमर साहब ने कल कहा 80% का उनको कुछ फोबिया हो गया, 80% यहाँ पे हालात ठीक हो गए, 80 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आ गए। अगर ये सच है तो इलेक्शन कराने में हर्ज क्या है? और इलेक्शन करने के बाद रविंद्र रैना जी की ये बात साबित हो जाती थी कि गुजरात फेल हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ, सेकुलर जमातें फेल हो गई यहाँ पे, तो कराए तो सही, क्योंकि उनसे आप पूछिए। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि जो अलायंस की बात करते हैं, तो अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं, तो एनसी का सपोर्ट किनको रहेगा? क्या एनसी सपोर्ट करेगी, किसी यहाँ पर अलायंस में रहेगी, या अकेले होके एक पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी? इसके बारे में क्या मानना है?
इसमें सपोर्ट मतलब मैं समझा नहीं आपका सवाल, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि अलायंस कॉन्फ्रेंस खुद इलेक्शन लड़ रही है ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी सीटों पर अपना इलेक्शन लड़ेगी या इन अलायंस लड़ेगी, वो बताइए। देखिए लास्ट टाइम जिस वक्त डीडीसी का इलेक्शन सीट शेयरिंग पता कैसे हुई? जिस क्षेत्र में जिस पार्टी का उस वक्त अलायंस में हुआ, पीडीपी कांग्रेस वगैरह सब ने इलेक्शन इकट्ठे हुआ और पीडीपी एनपी का अलायंस हुआ। उस वक्त उन्होंने फॉर्मूला बनाया था, बोला जहां से जिस पार्टी का एमएलए जीता है तो वहां से हम डीडीसी सीटें उनको देंगे। जिसकी वजह से मैं आपको मिसाल दे देता हूं, बिजवाड़ा में 4 डीडीसी सीटें हैं, 4 की 4 इन्होंने पीडीपी को दे दी। इसी तरह जहां पहलगाम में हमारा कैंडिडेट था वहां की जो 2 सीटें थी वो उनको मिली। इसी तरह यहाँ हमारे मुझे लारमी साहब से एमएलए जीते हुए थे, वहाँ की सीट उनको मिली। बाकी अनंतनाग में जो था उस वक्त वो महबूबा जी जीती थी लास्ट इलेक्शन 2014 मुफ्ती साहब की डेथ के बाद, तो वो सीटें उनको दे दी। एक फार्मूला बनाया गया कि जहाँ से जो कोई जीता हुआ जो पार्टी जीती हुई है वहाँ उनकी क्लेम रहेगी। तो आज अगर अलायंस में भी इलेक्शन लड़ते हैं तो आज भी वही होगा। तो उसके माध्यम से जो हमारी कश्मीर की 3 सीटें हैं वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी हैं। अब कहाँ पे बात होगी? बात होगी जम्मू की 2 सीट पे जहाँ पे भाजपा ने जीत हासिल की थी, बात होगी लद्दाख की 1 सीट पे जहाँ पे भाजपा ने जीत हासिल की। तो इसमें शक कहाँ? तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। आपका आरएनए में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।